Hey everyone, welcome to Al's Fever. I hope you all are doing well. And आज की इस YouTube वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो पास्ट के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है। एंड इस ऐसे के सैम्पल आंसर के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि 7+ बैंड कैसे लिख सकते हैं, उसमें किस की पॉइंट्स का और किस फीचर्स का हमको ध्यान रखना होता है जब हम एक 7+ सैम्पल आंसर डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस है वो देखते हैं। वो क्या है कि सम पीपल बिलीव दैट आफ्टर द चाइल्ड बिगिंस हिज और हर स्कूलिंग देयर टीचर विल हैव मोर इन्फ्लुएंस देन देयर पेरेंट्स। कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन है उनकी स्कूलिंग की एज के बाद, जब उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, तब जो उनके टीचर का इन्फ्लुएंस या टीचर का प्रभाव है उन पे ज़्यादा रहता है उनके पेरेंट्स से। टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री? आप किस हद तक इस पे सहमत हो और नहीं सहमत हो? तो हम जब हम ऐसे जनरेट करते हैं तो सबसे जो मेन पार्ट होता है राइटिंग टास्क 2 का, क्योंकि राइटिंग टास्क, अगर हम राइटिंग की बात करें तो जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसकी जो वेटेज है वो राइटिंग टास्क 1 से ज़्यादा होती है। तो हम जो हमारा मेजर होता है, ध्यान होता है, वो हम राइटिंग टास्क 2 को वो कैसे 7+ तक लेके जाते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो अगर आपको कोई टॉपिक सेंटेंस दिया जाता है तो सबसे मेन पार्ट क्या रहता है कि आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कि ऐसे लिखने से पहले अगर आप डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट कर देते हो, अगर आप किसी टॉपिक सेंटेंस को पढ़ते हो एंड उसका सीधा सैम्पल आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो आप जो बीपीज लिखते टाइम आप उसमें स्टक हो जाएंगे कि आपको सोचना पड़ता है कि हम इसके आगे क्या लिखें या हमारा सेकंड आइडिया क्या होगा, हम अग्री जाएंगे और डिसअग्री आएंगे। अगर आप पहले अपने टॉपिक सेंटेंस को पढ़ने के बाद 5 और 10 मिनट्स देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि मेरा ओपिनियन स्टेटमेंट क्या रहेगा, मेरे BP1 में कौन से आइडियाज़ होंगे एंड BP2 में कौन से आइडियाज़ होंगे, आप उसको उसके की पॉइंट्स नोट करते हो। विद इन 5 और 10 मिनट्स आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो कि कैसे मेरा जो एक पूरा सैम्पल आंसर है वो कैसे जाएगा। तो आप जब सैम्पल आंसर स्टार्ट करते हो, लिखना स्टार्ट करते हो, तो आप उसमें स्टक नहीं होते। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो है 7+ बैंड स्कोर है वो का सैम्पल आंसर डेवलप कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप बीच में लिखने स्टार्ट हो, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप लिखते टाइम सोचते हैं तो आपको जो मेजर जो ब्रॉड आइडियाज़ है वो कई बार हमारे माइंड में नहीं आते। अगर आप ऐसे लिखने के पहले टॉपिक सेंटेंस पढ़ने के बाद आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हो, 5 और 10 मिनट्स आप उसको ब्रेक लेके सोचते हो कि जो मेरा टॉपिक सेंटेंस है वो ये है। एंड बिकॉज जो हमारा बैंड डिस्क्रिप्टर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो 7+ का, 8+ का और 9 का क्राइटेरिया रहता है उसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो टास्क रिस्पॉन्स होता है, टास्क अचीवमेंट होता है। एंड उसमें क्या होता है कि अगर आप टॉपिक का हर एक पार्ट एड्रेस करते हो, अच्छे से एड्रेस करते हो, तो आप इजीली 7+ और 8+ अचीव कर सकते हैं राइटिंग टास्क 2। तो तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मस्ट होती है अगर आप 7+ का राइटिंग टास्क 2 12 करना चाहते हैं। तो बैक टू आर टॉपिक, कि हमारा टॉपिक है कि जो आप चिल्ड्रन का इन्फ्लुएंस है उनकी स्कूलिंग के बाद वो टीचर्स का होता है या पेरेंट्स का होता है। टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री? आप किस हद तक इसके साथ सहमत हुए एंड और नहीं सहमत है? तो जो अग्री और डिसअग्री एसेज का पार्ट रहता है उसमें हम जो अगर हम देखें कि हम कैसे अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इसमें कम्प्लीटली अग्री जाएंगे और डिसअग्री जाएंगे, या हमारा एक ओपिनियन ऐसे रहेगा। ओपिनियन ऐसेज मीन्स जिसको हम पार्शली अग्री और डिसअग्री कह देते हैं, कि हम पार्शली अग्री जाएंगे या पार्शली डिसअग्री जाएंगे और कम्प्लीटली डिसअग्री जाएंगे। तो इस ऐसे को जिस ऐसे में एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे ओनली, मस्ट, मोस्ट एंड कंपैरिजन दिया होता है, तो वो ऐसे हमेशा ही जो एक ओपिनियन ऐसेज के टाइप में होते हैं उसमें हम कम्प्लीटली अग्री और कम्प्लीटली डिसअग्री नहीं लिखते हैं। हम उसमें हम जो एक बैलेंस्ड अप्रोच है वो क्रिएट करते हैं। एंड उसके अलावा जो एक कॉमन स्टेटमेंट है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, उसमें हम कम्प्लीटली अग्री और कम्प्लीटली डिसअग्री जाते हैं। एंड जो हमारी आज की स्टेटमेंट है वो है एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें ये बताया गया है कि कंपैरिजन किया गया टीचर्स में और पेरेंट्स में, कि टीचर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है रैदर देन देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के बिना। तो हम इसको एक बैलेंस्ड ऐसे के रूप में लिख के चलेंगे कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि जो
टीचर का इन्फ्लुएंस है वो चिल्ड्रन की लाइफ में रहता है, बट हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाता है या उससे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा टीचर का इन्फ्लुएंस रहता है। तो हम ऐसे ऐसे ही डेवलप करेंगे कि जो टीचर का रोल है वो प्राइमर रोल है स्कूलिंग में बच्चों की लाइफ पे, बट जो पेरेंट्स हैं वो एज इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे कि टीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे एंड इंट्रोडक्शन के बाद बीपी फर्स्ट एंड बीपी सेकंड एंड देन कंक्लूजन। एंड इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि पहले हम अपनी जो टॉपिक्स एंड टेंस है उसको पैराफ्रेज करते हैं, इन अदर वर्ड्स में लिखते हैं। नेक्स्ट उसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट जो जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज कैसे किया मैं, देयर इज़ अ common belief that after embarking on educational journey a child is more influenced by teachers than parents। कि अगर हम एक कॉमन बिलीफ ये है कि अगर हम जो एजुकेशन की जर्नी पे चाइल्ड की एजुकेशन की जर्नी पे ध्यान देते हैं तो चिल्ड्रन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो टीचर्स का रहता है उनकी लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में, देन उनके पेरेंट्स से। तो ये हमने पैराफ्रेज किया जो हमारा टॉपिक सेंटेंस का, उसको इन अदर वर्ड्स में लिखा। नेक्स्ट उसकी थीसिस स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने हमसे ये पूछा है कि आप अग्री करते हैं और डिसअग्री करते हैं, तो हम इसमें बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे कि हम मानते हैं कि दोनों का एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है कि दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस रहती है चिल्ड्रन की लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में। तो थीसिस स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे, वाइल टीचर्स प्ले अ पिवोटल रोल इन चिल्ड्रंस लाइफ। चाहे कि जो टीचर्स हैं वो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन की लाइफ में। आई ओपाइन दैट, मैं क्या मानता हूँ, द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स रिमेन पैरामाउंट थ्रू आउट द चिल्ड्रंस स्कूलिंग ईयर। कि मैं ये मानता हूँ कि जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है या प्रभाव है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट उतना ही रहता है उनके स्कूल के ईयर्स में। तो पहले हमने उसको इंट्रोडक्शन में पहले क्या किया, पैराफ्रेज किया, नेक्स्ट उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखी एंड देन बीपी वन में हम क्या लिखेंगे, जो हमने अपने थीसिस स्टेटमेंट में कॉमा से पहले का पार्ट था वो क्या था कि टीचर्स का इक्वली रोल, मतलब पिवोटल इंपॉर्टेंट रोल होता है चिल्ड्रन की लाइफ में। तो वो हम बीपी वन में एक्सप्लेन करेंगे कैसे टीचर्स का जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो चिल्ड्रन की लाइफ में या एजुकेशन की लाइफ में रहता है। फर्स्टली, इट इज़ अनडिनाइबल दैट टीचर्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन मोल्डिंग अ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटीज़। कहते हैं कि इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो टीचर्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं एक चिल्ड्रन की इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने में या पॉलिश करने में। दे इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू न्यू रिलायम्स ऑफ नॉलेज एडिंग इन द कल्टिवेशन ऑफ देयर कॉग्निटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। वो इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को एक नए सिलेबस से, नॉलेज के सिलेबस से, एंड उसके जो कॉग्निटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उन्हें वो उनमें एनहांस करने में, उन्हें कल्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। तो जब हम बीपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है उसमें हम एक जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारा आइडिया एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या अपने आइडिया में क्या बोला कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि जो टीचर्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले नहीं करते, वो बच्चों की इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें एनहांस करते हैं। नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन किया, दे इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन, कैसे एक्सप्लेन किया कि वो चिल्ड्रन की जो नॉलेज की रियाल में उसको एनहांस करते हैं, उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, जो सोशल कैपेबिलिटीज़ जिसे हम पहले एक्सप्लेन किया था कि सोशल कैपेबिलिटीज़ को मोल्ड करते हैं, वो कैसे, वो कौन सी कॉग्निटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स को वो कल्टिवेट करते हैं। हाउएवर their influence is generally confined to the academic spheres and social behavior within a classroom setting। कहते हैं कि चाहे कि जो इस जो इनका इन्फ्लुएंस है, इस इन्फ्लुएंस का कहते जो प्रभाव रहता है बच्चों के, confined is generally confined to academic sphere and social behavior within a classroom setting। वो वहाँ तक रहता है जस्ट उनके जो क्लासरूम के अंदर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं या एकेडमिक अफेयर के दायरे में ही रहता है चाहे कि। फर्दरमोर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन कोलैबोरेट टू इंश्योर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। के जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, इक्वली मेजर रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में। फॉर इंस्टांस थ्रू पेरेंट्स टीचर मीटिंग दे शेयर देयर इंसाइट्स एंड वर्क cohesively to address any challenges faced by child। के जो उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं उनके थ्रू वो
जो भी उनके इन्स एंड आउट्स होते हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। जो भी बच्चे अपने चैलेंजेस लाइफ में फेस करते हैं उन इक्वली वो शेयर करते हैं, उन पे वर्क करते हैं। तो ये था हमारा BP1 में हमने क्या लिखा कि जो टीचर्स हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं। जो टीचर्स हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें एनहांस करते हैं, उनकी कम्युनिकेटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उन्हें और पॉलिश करते हैं। उसके अलावा उसने काउंटर करके ये बताया कि चाहे इस जो ऐसा रियाल्म होता है, जो टीचर्स का इन्फ्लुएंस होता है, वो बच्चों को और सिर्फ उनकी जो एकेडमिक स्फीयर है या एकेडमिक का दायरा है, उनकी क्लासरूम का या उनके स्कूल का, वहाँ तक ही सीमित होता है। उसके बाहर वो शायद इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। और द मोर इसके अलावा कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं एंड टीचर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन से बच्चों की डेवलपमेंट चलती है। फॉर इंस्टांस उसको एग्जाम्पल में उसने एग्जाम्पलीफाई किया कि कैसे टीचर्स एंड जो पेरेंट्स है वो इक्वली या कोलैबोरेट करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट। वो कैसे करते हैं कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती है जिसमें पेरेंट्स एंड टीचर्स अपने बच्चों के या टीचर्स उनकी जो कंप्लेंट्स हैं या उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं वो पेरेंट्स को बताते हैं, जिससे उनके दोनों के जो शेयर करने से जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे से होती है। सबसे पहले हमने BP1 में ये बताया कि कैसे जो जो टीचर्स हैं वो कैसे अपने रोल प्ले करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट या कैसी उनकी इन्फ्लुएंस कैसी रहती है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो BP1 है उसको इतनी वेटेज नहीं दी टीचर्स के पार्ट को, क्योंकि हमारा जो हम अपना ओपिनियन है वो क्या है कि पेरेंट्स का रोल इक्वल होता है उसमें, या पेरेंट्स का रोल पैरामाउंट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की स्कूलिंग ईयर में। तो हमने पहले में टीचर्स का रोल कैसे बताया कि वो ऐसे ऐसे उनकी लाइफ को रन करते हैं, जब बच्चों की लाइफ में उनका इन्फ्लुएंस कैसे रहता है। उसको उसकी वेटेज को कम करने के लिए उसने ये बताया कि जो सोशल बिहेवियर है या उनका या जो इन्फ्लुएंस है टीचर्स का वो इस बाउंड्री तक ही रहता है, उसके बाहर शायद उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। एंड देन ये बताया कि जो पेरेंट्स एंड टीचर्स का वो इक्वली कोलैबोरेशन के साथ चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है वो चलती है। एंड नेक्स्ट BP में हम क्या बताएंगे कि जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है वो पैरामाउंट है, वो कैसे है। On the other hand, the family is a primary social environment where a child learns the basics of social interaction। क्या कहते हैं, दूसरी साइड हम बात करें तो जो फैमिली है वो एक मेन सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहाँ पे बच्चे जो बेसिक्स हैं सोशल इंटरेक्शंस के वो लर्न करते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्कूलिंग इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू ब्रॉडर सोशल इन्वायरमेंट। कहते चाहिए कि जो स्कूलिंग है, जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो बच्चों को उनके जो सोशल इन्वायरमेंट है उसे और ज़्यादा ब्रॉडर करता है। बट द फाउंडेशनल मॉरल्स एंड एथिक्स इंस्टिल्ड बाय पेरेंट्स सिग्निफिकेंटली शेप देयर चिल्ड्रंस कैरेक्टर। बट कहते हैं कि जो उनकी जो मेन मॉरल्स एंड एथिक वैल्यूज़ हैं वो पेरेंट्स के थ्रू ही बच्चे को आती है, जो बच्चे का जो चाइल्ड का करैक्टर है उसे शेप करती है। मोर ओवर द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज प्रोफाउंड। कि जो इमोशनल बॉन्ड है बच्चों के बीच में या चिल्ड्रन के बीच में वो मेजर है। जो इमोशनल बॉन्ड होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड एंड्यूरिंग होता है, ज़्यादा क्लोज का होता है, विच सिग्निफिकेंटली आउटवे द फॉर्मल एंड रिलेटिवली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शेयर्ड विद टीचर्स। जो बच्चे अपनी जो टीचर्स के साथ शेयरिंग करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हाँ, जो कहीं ना कहीं आउटवे करता है जो बच्चे अपने टीचर्स के साथ जैसा उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है या फॉर्मल रिलेशनशिप होता है उससे ज़्यादा जो उनका बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन होता है। देयर लव वैल्यूज़ एंड कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड अ स्टेबल बैकबोन। कि उनका जो प्यार होता है या वैल्यूज़ जो उनकी जो पर्सनल सपोर्ट है वो बच्चे को एक एज अ बैकबोन प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेटिंग अ चाइल्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट इवन एडमिस्ट ऑफ मल्टीफेसेटेड एजुकेशनल इनकाउंटर्स। जो बच्चों को इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करती है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो होती है उनकी एजुकेशनल इनकाउंटर्स पे भी। हैंस आई मेंटेन दैट, इसलिए मैं मानता हूँ द पेरेंट्स रिटेन अ हायर डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर देयर चिल्ड्रन कंपेयर टू टीचर इररिस्पेक्टिव टू द ऑनसेट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम उनकी फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो जो पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस की डिग्री है वो कहीं ज़्यादा है उनके टीचर से। तो ये था हमारा BP सेकंड में हमने क्या वो बताया कि जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है वो कैसे
अपना रोल प्ले करता है। तो वो हमने बीपी सेकंड में एक्सप्लेन किया कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक एथिक एंड मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, कैसे उनकी जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है उसको शेप कैसे करते हैं, मोल्ड कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट्स हमने बीपी सेकंड में बताए। नेक्स्ट, इन कंक्लूजन, व्हाइल टीचर्स आर क्रूशियल इन फॉस्टरिंग आर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कहते चाहिए कि जो टीचर्स हैं वो एक मेन रोल प्ले करते हैं या हेल्प करते हैं एक लर्निंग एनवायरनमेंट को फास्टर करने में। बट आई बिलीव दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स इज मोर एनकम्पासिंग एंड एंड्यूरिंग, कि मैं क्या बिलीव करता हूँ कि जो पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा सराहनीय है एज़ कम्पेयर टू टीचर्स। तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे ऐसे को डेवलप करते हैं, कैसे हम एक 7+ ऐसे लिख सकते हैं। बिकॉज जो मस्ट मेजर पार्ट है वो टास्क रिस्पॉन्स का रहता है कि अब आपको जैसे उन्होंने क्वेश्चनिंग किया या जैसे आपको टॉपिक सेंटेंस में पूछा गया, अगर आप वैसे ही उसको आंसर करते हैं तो आप इजीली 7+ और 8+ का बैंड स्कोर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड उसके बाद जो मेजर पार्ट रहता है वो कोहेरेंस एंड कोहेजन मेंटेन करना, कि उसकी फ्लुएंसी कैसे चलती है, कि अगर आप फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से अच्छे से रिलेट कर रहे हैं, अगर आप आइडिया को उसकी एक्सप्लेनेशन से अच्छे से रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं, तो आपका ऐसे है वो 7+ का इजीली अचीव कर सकता है। नेक्स्ट उसके लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं कि आपने किस हद तक या किस अच्छे तरीके से या करेक्ट वे में कैलकुलेशंस या ग्रामेटिकल रेंज कैसी रखी है वो मैटर करती है। अगर आप 7+ बैंड कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ होता है अगर आप हायर बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हैं। तो आई होप ये आपको ऐसे समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐसे शेयर करेंगे एंड एक नया ऐसे डेवलप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।